संपूर्ण भारत में सरकार द्वारा किसान विधेयक को पास करने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते किसान सड़क पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में तीर्थ नगरी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित मिथिला कुंज में समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार और भाजपा सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सरकार के लिए उन्होंने हवन यज्ञ में शुद्धि और बुद्धि की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगों को मंजूर नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी भी एक बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वृंदावन आश्रम में हवन यज्ञ कार्यक्रम किया गया है। हवन यज्ञ का उद्देश्य जो हमारे किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून ला कर के जो थोपा गया है, उसके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, अमित शाह जी की बुद्धि शुद्धि के लिए ये हवन किया गया है। और जो किसान जो बॉर्डर पे हमारे इस सर्दी में पड़े हुए हैं, उन जो 34 किसानों की जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको अपने चरणों में स्थान देना, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को शक्ति देना। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उनको सद्बुद्धि देना, और जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून लाए हैं आप लोग, उसे वापस करना, ताकि जो किसान इतनी भयंकर सर्दी में, कोहरा में, जो बॉर्डर पे एक तम्बू डाल करके रोड खुले छत के नीचे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, वो अपने घर चले जाएं। और हम उनको, प्रधानमंत्री जी को पार्टी की तरफ से चेतावनी देते हैं कि आप लोगों ने किसानों की बात करते थे। किसान और जवान, किसान अन्नदाता है, किसान देश का एक पालनहार है, उसके खिलाफ आप लोगों ने कानून लाए तो निश्चित रूप से किसान आपको माफ नहीं करेंगे। मंगलवार को महावन तहसील के समक्ष प्रशासनिक सड़क सुरक्षा एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आए दिन हो रही सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना था, जिसमें इस कार्यक्रम का आयोजन करने आए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जहां उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से लोगों को सड़क पर चलकर हेलमेट का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, जिससे उनकी जान की सुरक्षा हो सके। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सड़क किनारे जा रहे बाइक सवार और राहगीरों की काफी भीड़ लग गई और उन्होंने इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया और उनके द्वारा साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों से हो रही ठगी को भी लेकर जानकारी दी। बताया गया कि वह अपने मोबाइल ऐप पर किसी तरह की कोई भी बैंक संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान ना करें, जिससे उनका नुकसान होने से बचे। कार्यक्रम को आयोजित कर रहे कलाकारों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई भी जनहानि और धन हानि ना हो सके। अरे मर गए, चोट लग गई आपको? अरे कहाँ जा रहे हैं? देखिए खून कितना बह रहा है। अरे बाप रे बाप। अच्छा ये बताइए, ओफो, आप तो ड्रिंक की रखी है। अरे मेरा घैंटू टूट गया। घैंटू तो टूट जाएगा, पहले आप इनको ये बताइए, पहले तो आपको सजा मिलेगी। काहे की? क्योंकि आपने ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, इससे तो आपको सजा मिलेगी, आप जेल जाओगे। ठीक है, पहले हाँ बिल्कुल जाएंगे आप। और आपने बहुत बड़ी गलती की है, पता है आपको? क्या बहन, क्या गलती की है बताएंगे आप? हेलमेट बनाए होते, पिन के सर पे तो चोट लगाई है, चोट भी ना लगता। बहन जी हमसे गलती हो गई, हेलमेट हम जल्दी में भूला, हमने कहा हेलमेट फटे कुछ नहीं, जल्दी चलते हैं, हमको क्या मालूम थी ऐसा हुआ हमारे साथ। अरे भाई साहब, कितनी भी जल्दी हो पर अपनी तो सुरक्षा करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, क्योंकि आजकल देश में जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, युवा पीढ़ी खास करके शराब पी करके या कान में लीड लगा करके या कोई ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करके हम अपनी गाड़ी चलाते हैं
असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो इसको प्रति जागरूकता करने के लिए ये नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ब्लॉक वाइज ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें अलग अलग लोगों के द्वारा आपको नए नए विषयों से जोड़ करके, रुचिपूर्ण विषयों से जोड़ करके जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, वो इन सड़क सुरक्षा के 10 नियमों को जानें, समझें और जीवन में उसको उतारें। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है दीपक गोस्वामी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ये संस्था जो ईश्वर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आम जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने नियमों को समझे, खासकर ड्राइविंग के जो रफ नियम है, जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों। लोग हेलमेट लगा के चलें, यानी बाइक पर 2 लोगों को बिठा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें और खासकर ये मास्क, कोरोना की जो आवश्यकता है, क्योंकि आपने अभी मालूम होगा कि इसके ना होने पर भी चालान हो रहा है। तो ये इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों को नए नियमों की जानकारी देना, उनको सही तरीके से सुरक्षित जीवन बिताने की जानकारी। महावन तहसील की ग्राम पंचायत कारप के समीप गांव अड्डा में दोनों होमगार्डों ने गांव में दबंगी का माहौल बना रखा है। ग्रामीण एकत्रित होकर पूर्व प्रधान सुरेश चौधरी के साथ एसडीएम महावन से गुहार लगाने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के राजवीर एवं राजपाल दोनों भाई होमगार्ड हैं। गांव में प्रधान द्वारा गली में खरंजा कराया गया, उसे उखाड़कर ईंट गायब कर दी, जिसकी कोई शिकायत नहीं की गई। दोनों होमगार्ड गांव के नवयुवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाकर उनसे अवैध वसूली करने की ग्रामीणों ने एसडीएम महावन से बात कही। अभी नवीन खरंजा ग्राम पंचायत कारव के अंतर्गत अड्डा गांव में लगा जी। वहाँ पे होमगार्ड राजवीर सिंह, राजपाल सिंह ने खरंजा उखाड़ दिया गया और बीच खरंजे पर लट्ठा गाड़ के अवैध कब्जा किए हुए। और जब उनको मना किया गया, कोतवाल साहब ने, कोतवाल महावन ने उनको 151 में किया। 151 के तहत तो उनको ये 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता, तो न तो खरंजा उखड़ता न झूठा मुकदमा दर्ज होता। अब वो नए युवा बच्चे जो देश के भविष्य हैं, उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज, झूठे मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और उसके एवज में अपने मोटी रकम हासिल लोगों से करना चाहते हैं और उसके एवज में गांव समाज की ज़मीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। आज आप यहाँ आए, एसडीएम साहब के पास क्या आश्वासन मिला है? क्या एसडीएम साहब ने कहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा संतुष्टि हो, परंतु आशा और उम्मीद तो की जाती है। हर समय अधिकारी से उम्मीद रहती है, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अलीगढ़ थाना दहलीगेट क्षेत्र के जंगलगढ़ी बाईपास स्थित झलकारी नगर के 26 वर्षीय कासिम खान पुत्र अनवार इस्लाम धर्म त्याग कर करमवीर बन गए हैं। कासिम ने 8 साल पहले वर्ष 2012 में अनीता कुमारी नाम की हिंदू युवती से प्रेम विवाह किया था। बाद में कोर्ट मैरिज भी की। विवाह के बाद वह अपने परिवार से अलग हो गई। उनके एक बेटी व एक बेटा है। कासिम की पत्नी हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा पाठ करती है। कासिम कहते हैं कि कोई भी धर्म गलत नहीं है। शादी के बाद अनीता के माध्यम से उन्हें हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी हुई, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके मन में यह बात उठी कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया। कासिम ने सामाजिक कार्यकर्ता नीरज भारद्वाज एवं अन्य लोगों से संपर्क कर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए कासिम और उसकी पत्नी बच्चों के साथ अधिकारियों के पास भी गया, लेकिन किसी ने कासिम की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं एक अधिवक्ता ने आर्य समाज मंदिर में जाने की सलाह दी। युवक का कहना है कि उसने अनीता से शादी की थी, निकाह नहीं। उस समय भी फेरे लिए थे, जिसके बाद नीरज भारद्वाज के माध्यम से सासनी गेट स्थित आर्य समाज मंदिर में घर वापसी के लिए शपथ पत्र देकर आग्रह किया और रविवार को पुरोहितों की उपस्थिति में हवन पूजन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में शामिल हो गए। इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में आने का मेरा कोई ऐसा बुरा वाला रीज़न नहीं है। मेरी शादी आज से 8 साल पहले अनीता कुमारी से हुई थी, तो वो अपना धर्म करती थी, मैं अपना धर्म करता था। ठीक है, धीरे धीरे जैसे मुझे मालूम पड़ा कि भाई हमारी नहीं है, जो हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, ठीक है, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने पूर्वजों में वापसी जाना चाहता हूँ, अपने घर वापसी जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने किसी दबाव से, किसी की परेशानी से नहीं किया है, खुद अपनी मर्ज़ी से मैंने धर्म को स्वीकार किया है। और मैं सिर्फ योगी जी से और मोदी जी से ये चाहता हूँ कि मैंने जो हिंदू धर्म में आया हूँ, मेरी सुरक्षा की जाए। मुझे मुसलमानों से ख़तरा है, वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना कर सकते हैं।
विद्युत विभाग की लापरवाही कहें या गुंडागर्दी, अलीगढ़ में विद्युत विभाग ने एक किसान पर करीब 3,85,000 रुपए का बकाया निकाल दिया, जिससे सदमे में किसान की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के पलसेड़ा का है, जहां रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक तंगी से परिवार गुजर रहा है। मृतक के बेटे करवेंद्र और प्रकाश ने बताया कि परिवार की आर्थिक तंगी के चलते करीब 80,000 रुपए का बकाया विद्युत विभाग का इकट्ठा हो गया, जिसे जमा करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। लेकिन विभागीय कुछ कर्मचारी आए जो गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपने मोबाइल पर 80 की जगह 3,85,000 का विद्युत बिल में बकाया दिखाया, जिसको लेकर किसान रणवीर सिंह परेशान रहने लगे। इसी बीच विद्युत कर्मियों ने परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता करते हुए कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते किसान रणवीर सिंह की सदमे से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से की, जिन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डेथ जी ऐसे हुई कि वो सदमे में बैठ गए कि अभी बिल वाले पिछले 1 महीने से परेशान कर रहे थे, ये बिजली विभाग वाले, और ये कुछ गांव के ही बंदे हैं लोकल। और क्या है, 80,000 रुपये बिल था, उसको 3,85,000 रुपये लेके बता रहे हैं, और पीछे से कनेक्शन भी कट कर दिया, जिसकी सदमा पापा हमारे सहन नहीं कर पाए। ये 18 तारीख की बात है, जब तार हमारा लाइन से पीछे से कट किया है, और वो इसी सदमे में 18 तारीख को 3 बजे उनका देहांत भी हो गया जी। बिल कब दिखाया था उन्होंने? उन्होंने बिल दिखाया जी 17 तारीख की रात को। फिर क्या हुआ? और बोले कि तुम्हारे पे इतना बकाया है, सबसे ज़्यादा बकाया है गांव में, जबकि 2015 से हम तक का हमारा बिल क्लियर है। उसके बाद का 5 साल का बिल 75 से 80,000 रुपये बनता है। अब वो उसको 3,85,000 रुपये दिखा के और बोलते हैं कि आप पे सबसे ज़्यादा बकाया है। क्या हुआ आपके पति के साथ, कैसे डेथ हो गई? हमारे पति के साथ है, वो बीमार से थोड़े से, और हम माँ बेटी है, बालक यहाँ रहे ना है। ये छोरा तो वही आयो, छोटा उनके वाके मारे सुन के, और उनके 15 दिन है गए, इनने केबल काट दिया, ना कोई जीता ना कुछ। मोमबत्ती बरावे, हम सरसों को तेल बरावे उनके लिया, तो फिर उनके एकदम अटैक हुआ, हार्ट टेंशन हो दिमाग। बिजली इन्हें दी ना 1500 रुपया ले गए उन पे थे ट्रांसफार्म को। इन्हें बिल दे दिया बिजली वालों ने, ज़्यादा बिल दे दिया। हाँ, अपने तो कहना अपने बिल पर हैं और हम पे दोष दे रहे। देश भर में प्रख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने आज अपने 100 साल पूरा होने के जश्न को धूमधाम के साथ मनाया। वहीं पूरे कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अपने पुराने लिहाजे में देश की नामचीन हस्तियों को बुलाने की रस्म को जारी रखा। दरअसल आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के एएमयू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की चंद आयतों के साथ एएमयू के तरीकों से की गई। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में वीसी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अभिवादन किया। वीसी के द्वारा एएमयू की तहजीब और एएमयू के कसीदों को देश के सामने रखा। वहीं वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एएमयू और यहां के छात्रों की जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी ने बताया कि एएमयू के चांसलर ने उन्हें कुछ दिन पहले चिट्ठी लिख कोरोना वैक्सीन के मिशन के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। एएमयू में एक मिनी इंडिया है, यहाँ उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत पढ़ाई जाती है। पीएम बोले कि यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी हैं। एएमयू में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर इस्लाम को लेकर जो रिसर्च होती है उसका भारत का इस्लामिक देशों से संबंध अच्छा होता है। पीएम मोदी बोले कि एएमयू में भी अब 35% तक मुस्लिम बेटियां पढ़ रही हैं। और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि भारत का एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी हो गई है।
हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 IITs थी, 16। आज 23 IITs हैं, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल IITs थी, 9 ट्रिपल IITs थी। आज 25 ट्रिपल IITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहाँ 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों न 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए। सबसे पहली बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा ख़वातीन की तालीम के लिए इसने एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा इदारा है हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान बच्चियों को बहुत ही आला किस्म की तालीम, और वो भी बहुत ही कहना चाहिए कि फ़ीस बहुत लो है और बहुत आसानियाँ उनकी रिहाइश के तमाम माकूल इंतज़ाम यहाँ पर हैं, उनके पढ़ने लिखने की तमाम आसानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अहम इदारा बन जाता है और इसका एक बहुत अहम किरदार है पूरे इस नेशन बिल्डिंग में। पूरे एएमयू में किस नाम से कॉलेज है? वुमेन से कितनी परसेंट लड़कियां पढ़ती हैं यहाँ पर? एएमयू में अलग से विमेंस कॉलेज भी है, उसके अलावा लड़कियों के स्कूल्स भी हैं, उसके अलावा जो बड़े लेवल पे, जो हायर एजुकेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज है, उनमें भी तमाम कोर्सेज में लड़कियों का भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। तकरीबन 35% यहाँ पर गर्ल्स जो हैं हमारे यहाँ एज स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। स्टूडेंट और टीचर ऑफ एएमयू, आपको कैसा लगा जब वज़ीर आज़म ने आपकी एजुकेशन के बारे में बात की? मुझे बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा मुसर्रत का बाइस है ये हमारे लिए, और मैं मुबारकबाद देती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि हमारे वज़ीर आज़म इतना ज़्यादा मुसलमान बच्चियों की और ओवरऑल महिलाओं की एजुकेशन के बारे में इतने ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये 7 साला जश्न है और 7 साला जश्न के मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे, और नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से सर सैयद अहमद खां की शानदार खिदमत, जो इसके बानी हैं, उनको जिस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया है, उनकी खिदमत को सराहा है, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तारीख़ी किरदार के ऊपर उजागर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने पूरी दुनिया के ओल्ड बॉयज़ को भी एक मुबारकबाद दी है। और अलीगढ़ के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या होगी कि 7 साला तकरीबात के मेहमान खुसूसी ख़ुद मोदी साहब थे, और मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि तहरीक आज़ादी में, स्वाधीनता संग्राम में इस विश्वविद्यालय का जो योगदान रहा है, और अब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो योगदान है उसको हम किताबों में लिखें और उसको उजागर करें, ताकि देश जो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें वो चीज़ें सामने आनी चाहिए।
जिस तरीके से महिला एजुकेशन अच्छा, और फिर महिला एजुकेशन को लेकर दुनिया को जिक्र किया है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना चांसलर एक खातून को बनाया। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, माइनॉरिटीज़ की तो बिल्कुल नहीं होंगी, जहाँ 33% और 34% लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, और जो लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं वो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। तालीम के मैदान में जितने मेडल्स और खिताबात मिल रहे हैं वो लड़कियों को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस पर भी सब लोगों की खुशी का इजहार है, और हमारी जो खिदमत 100 साल की हैं उसको बहुत उम्दा तरीके से, बहुत कायदे के तरीके से, चाहे वो ओल्ड बॉयज़ का रोल हो, चाहे वो यहाँ साइंस का रोल हो, चाहे वो अदब का रोल हो, चाहे वो लाइब्रेरी का रोल हो, तमाम चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है, और उससे यूनिवर्सिटी को एक नया हौसला मिला है, नया वलवला मिला है, और काम करने के लिए, आइंदा के लिए हमें एक तरकीब हासिल हुई है। उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं, कुछ बातें भी कही हैं, कुछ चीज़ों को सराहा भी है। तो हम समझते हैं पूरी दुनिया में जो ओल्ड बॉयज़ हैं उनके लिए ये आज फ़ख्र का दिन है कि वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से खिताब किया है।